हेलो, सबको नमस्कार। जैसे सभी विद्यार्थियों की एक डिमांड थी ये कि सर 12th साइंस केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से आप डिस्कस करो ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ हेल्प हो सके। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए 2 पेपर जो मंगवाए हैं, उन 2 पेपरों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है ना। अब देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है ना आपका बोर्ड एग्जाम का, उसी तरह से पेपर बनाए गए। ये उसी पैटर्न से हैं। ये हल्का सा आपको एक बार थोड़ी सी हल्की सी रिवाइज हो जाएगा, हल्का से आपको थोड़ी सी एक बार तैयारी हो जाएगी कि हाँ कि आप कितनी तैयार है कितना तैयार है नहीं है। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम पहले नंबर से। निम्नलिखित में से सभी विकल्पों, मतलब अब देखो पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये फर्स्ट पहला क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब पहले में ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या है? गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है वो देखो, पूछा है कभी, आप सही वाला कर दो। सही नहीं मतलब गैल्वेनिक सेल में याद रखो एनोड हमेशा, देखो विद्युत अपघटन से उल्टा होता है। इसमें गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। कैथोड होता है पॉजिटिव। एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, कैथोड पे होता है हमेशा अपचयन। अब देख लो, एनोड ऋणावेशित होता है, सही है, सही है। ये कैथोड धनावेशित होता है, ये सही है। एनोड पर अपचयन होता है, ये गलत है। और कैथोड पर अपचयन होता है, ये सही है। इसका मतलब हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया इसमें? स वाला। तो हमारा सही इसका उत्तर है वो स, ये स वाला सही उत्तर है इसका। इसके बाद देखो अगला देखें प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया आभासीय अणु का अभिक्रिया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पूछा है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी? ये पूछा हमसे। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर में एग्जांपल आपको याद रखने हैं, 2 एग्जांपल तो आप याद रखो। एक तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन केमिकल काइनेटिक्स वाले में, एक एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। ये दोनों क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन छद्म एकाणु का अभिक्रिया है। जिन अभिक्रिया में कोटि का मान अनुसंख्यता का मान अलग अलग आए उनको बोलते हैं छद्म एकाणु के अभिक्रिया या छद्म अभिक्रिया बोलते हैं। और जिनमें कोटि का मान 1 है उनको छद्म एकाणु बोलते हैं। जिसमें कौन सा है? ये तो देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ये वाली प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और साथ में क्या है? अनुसंख्यता का मान मोलिकुलरिटी इसके 2 आ रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है? इसका 1 आ रहा है। ये छद्म एकाणु का अभिक्रिया है। इसमें 3 है। इसमें अब ये H2 + Cl2 ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया इसका? बी वाला या ब। इसके बाद देखो अगला प्रश्न तीसरा, शून्य कोटि अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगा समय जो है ना, इस तरह लिखते हो आप कि अभिक्रिया dx/dt है ना, समानुपाती a - x। इसको मैंने करने का तरीका बताया था। बचा उत्पाद की मात्रा शून्य कोटि 0 है, ऐसे लिखते हो आप ना, dx/dt बराबर लिखते हो आप यहाँ k0। अब इसकी पावर 0 तो ये 1 हो गया, तो dx/dt k0। इसका करेंगे हम समाकलन, तो dx का हो जाएगा x और dt इधर आ जाएगा, तो k0 और dt का हो जाएगा t। तो ये x बराबर k0 t बराबर क्या हो जाएगा? x/k0। तो x/k0 वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा ये वाला a। इसके बाद देखो अगली रिएक्शन, अगला प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है? एसिडिक ये बेसिक गालक, कौन सा क्षारीय गालक नहीं है? अब क्षारीय मतलब जिसकी एसिडिक नेचर हो ऐसा। अब देखो ये क्षारीय है, ये भी क्या है? क्षारीय है। ये भी क्या है? क्षारीय वाला है। और ये भी क्या है? SO2 ये क्या है? ये अम्लीय वाला है। तो ये क्षारीय गालक नहीं है, दे वाला। इसके बाद देखो अगला क्या पूछा है कि CO, अगले में क्या है कि CONH3 4Br NO2 में CO का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर? इस तरह से देखो, यूं जिसका निकालना उसका x मान लो। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता ही है, Br का -1 NO का -1 बराबर कुल 0। ऊपर चार्ज बराबर आ जाएगा 0। x बराबर करोगे तो -2 इधर आएंगे +2। CO पर चार्ज क्या है? +2 है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? B हो जाएगा +2। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसकी अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फिन बनाया जाता है? किसकी अभिक्रिया से? आप देखो फास्फोरस P4 पर है ना, अभिक्रिया करवाते हैं इस तरह से NaOH की, तब बनता है क्या? बनता है फास्फिन बनता है।
इस तरह से PS3 का निर्माण होता है यूं। इसका मतलब सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, बी हमारा। आइडोफॉर्म फ्रिक्शन देने वाला यौगिक है। अब देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन दर्शाएगा वो देखना, हमें क्या देखना है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन दर्शाता है। आइडोफॉर्म फ्रिक्शन वही देगा जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा, जिसमें क्या हो, ये वाला ग्रुप हो, वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है। अब देख लो इसमें किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर है, इसके अंदर भी नहीं है। अब देखो किसके अंदर है ये इस वाले में, यहां CH2, ये CHOH है, ये इसने यहां गलती से O4 लिख दिया यूं, इस तरह से, ठीक है ना। तो कौन दर्शाएगा? ये बी वाला, ये दर्शाएगा। इसके बाद देखो अगला 8वां, जब एथेनेल को फेलिंग विलियन के साथ गर्म करते हैं तो ये किसका अवक्षेप देगा? अब देखो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना, फेलिंग सॉल्यूशन में इस तरह से लिखते हैं हम, कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन और रोसेल साल्ट, इनके मिलने से बनता है फेलिंग विलयन। इसको यूं लिखते हैं OH, मैंने आपको नोट्स में लिखा है पूरा, H2O निकाल देंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये अभिक्रिया करेगा किससे, किससे करेगा? एथेनेल, तो CH3CHO, इसके साथ इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ना, तो एक तो इसको दे देगा तो एसिड बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये खुद का क्या हो जाएगा अपचयन, तो Cu2O बन जाएगा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है Cu2O, इसका क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या बनेगा? लाल अवक्षेप बनता है एथेनेल, यानी एल्डिहाइड का परीक्षण है ये। इसके बाद अगला देखें, अगला प्रश्न कि शर्करा के किस कार्बन परमाणु पर OH समूह की स्थिति या अनुपस्थिति में डीएनए में विभेद करती हैं? डीएनए में विभेद करने में काम में आती हैं। अब डीएनए में मतलब डीऑक्सीराइबोज, तो आरएनए और डीएनए में, इसमें ना आरएनए और डीएनए में विभेद करने वाली है ये, इस तरह से, ये देखो थोड़ा सा यूं है, तो आरएनए और डीएनए विभेद करने वाली। अब आरएनए में तो राइबोज शर्करा होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, तो सेकंड कार्बन है, जब सेकंड कार्बन से OH में से एक O निकल जाता है डीएनए में, तो सेकंड कार्बन है उसके अंदर क्या होगा? विभेद हो जाएगा। तो या उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे कार्बन से, उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड कार्बन से। उसके बाद अगला देखो, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, खालिस्तान भरने हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल किस पर निर्भर करता है? तो शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल क्रिया कारक की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर करता है, प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। दूसरा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें, अब देखो इसमें क्या है, इस तरह से ये थोड़ा लिखने में गलती होगी, CO है, यू कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, उनको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलेंगे? उनको कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। फिर अगला देखो, अगला एल्किल एमीन में, ये एल्किल एमीन है, एल्किल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण कोर्स है, तो कौन सा होगा? एल्किन में नाइट्रोजन पर sp3 संकरण होता है। प्रोटीन के जल अपघटन से क्या बनते हैं? एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। क्या बनेंगे? एमिनो अम्ल बनेंगे। इसी प्रकार से फिर अगला देखे, अगला प्रश्न कि अति लघुरात्मक प्रश्न, छोटे प्रश्न आ गए, ये एक रिएक्शन लिख दी और आपसे पूछ लिया ये कि अभिक्रिया A से B बन रहा है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ये लिख रखा है, कोटि का मान बताओ, तो कोटि का मान ऊपर वाली संख्या जोड़ दो बस आप, तो 2 + आधा 2.5, कोटि का मान 2.5 आ जाएगा। एल्यूमिनियम के दो प्रमुख अयस्कों के सूत्र लिखिए, है ना, क्रायोलाइट है Na3AlF6, बॉक्साइड है Al2O3 इस तरह से बॉक्साइड काम में लेते हैं। तो ये एल्यूमिनियम के अयस्क है, एल्यूमिना भी होता है। सल्फर के 4 ऑक्सी अम्लों के नाम बताइए। अब सल्फर के ऑक्सी अम्ल है ना, कौन कौन से है? इस तरह से सल्फर के ऑक्सी अम्ल में एक तो लिखते हैं यूं H2SO4, जो सबका चिर परिचित है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एक O कम कर दे, H2SO3 सल्फ्यूरस से अम्ल हो गया। एक O बढ़ा दे, H2SO5 जिसको मोनो प्रोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको केरो अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? केरो अम्ल। एक ये H2H2O7 जिसको ओलियम कहते हैं।
एक H2SO8 जिसको मार्शल अम्ल भी कहते हैं, इस तरह से डाइसल्फ्यूरिक एसिड है ये। अलग अलग आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके बाद देखो अगला, निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए। ये अभिक्रिया पूरी है, वैसे इसने पूरी ढंग से लिखी नहीं है, ठीक है ना, जिनोन वाला है ये। आगे देखो इसको, XCF6 की संरचना बनाइए। तो XCF6 में पहले संकरण निकाल लो। संकरण कौन सा आएगा? sp3d3 आएगा। और sp3d3 में संकरण में पंचकोणीय द्विपिरामिड आकृति बनती है, लेकिन यहां पर 7 बंध बने तब बनती है। 7 बंध बन रहे नहीं रहे तो केवल क्या है, 6 बंध बन रहे हैं। इस तरह से एक जगह क्या रह गया, लोन पेयर रह गया, ये लोन पेयर। इसकी संरचना विकृत पंचकोणीय द्विपिरामिडीय बोल सकते हो, है ना, डिस्टोर्डेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये इसको डिस्टोर्डर ओक्टाहेड्रल यानी विकृत अष्टफलकीय भी कह सकते हैं, विकृत अष्टफलकीय भी कहते हैं। क्या होता है जब फिनोल जलीय Br2 से रिएक्शन करता है, तो फिनोल है जलीय Br2 लेगो तो फिनोल के सभी स्थितियों पर Br जुड़ जाएंगे, तो सभी ऑर्थो और पैरा पर क्या लग जाएंगे, Br लग जाएंगे ऐसे, इस तरह से। यहां OH, फिर यहां भी Br, यहां भी Br और यहां भी Br, तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पर क्या है, Br लग जाएगा, तो ट्राइब्रोमोफिनोल यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद देखो अगले में, ईथर में O परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है? ईथर में यूं इस तरह से ROR, तो O पे ऑक्सीडेशन, यहां पर संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, A घनीय ठोस A, B व C परमाणुओं से बना है। A परमाणु जो है वो कोने पर, B अंतः केंद्रित है, C प्रत्येक फलक पर है, इस तरह से है। ठोस अवस्था वाले में यूं, कण A है वो कोने पर लगे हैं सारे, 8 कण कोने पर, इस तरह से, और B कण केंद्र में लगा हुआ है, C कण सारे 6 फलक पर लगे हुए, C कण 6 फलक पर ऐसे। तो ठोस यौगिक का सूत्र बताइए। अब देखो A पार्टिकल की संख्या निकाल लो, टोटल 8 है और कोने वाला भाग 1/8 होता है, तो 1/8 गुना 8 1 आ जाएगा, 1 का A आ जाएगा, 1 आ गया। B का निकालोगे तो B अंतः केंद्रित यानी अंदर है, तो हमेशा एक पूरा पार्ट होता है। C है वो फलक पर है, फलक वाला भाग 1/2 होता है, तो फलक 6 पर 1/2 यानी 3 आ जाएगा, तो 6 गुना 1/2 यानी 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ABC3, इस तरह से। तो फॉर्मूला हो जाएगा ABC3। इसके बाद देखो अगला प्रश्न 5 में वह अंतः केंद्रित घनीय BCC संरचना की एक कोष्ठिका के लिए किनारों की लंबाई A व परमाणु त्रिज्या में संबंध आप उसको कर सकते हो। खुद करने का तरीका बताया मैंने पीछे जब आपको पढ़ाया था, उसमें किस तरह से संकुलन दक्षता यानी पैकिंग एफिशिएंसी गणना करने का तरीका क्या है, तो आपको तरीका आना चाहिए इस तरह से, है ना, तो आपको निकालोगे तो आ जाएगा ऐसे, इस तरह से कुछ फॉर्मूला आता है, यूं देख लेना। यूं अगला क्या है कि जिंक ऑक्साइड सफेद है लेकिन गर्म करने पीला हो जाता है। ये मैंने आपको ठोसों में त्रुटियों के अंदर बताया था। जिंक ऑक्साइड गर्म करेंगे तो O2 बाहर निकल जाएगा, यानी O- मतलब ऋणायन निकल जाएगा, धनायन ज्यादा हो जाएगा धनायन की वृद्धि से। तो उत्तर क्या हो जाएगा, धनायन के अधिक्य से एक्सिस ऑफ केटाइन से पीला हो जाता है ये। अगला 22 ग्राम जल में घुले हुए 0.1 दुर्बल एक क्षारीय अम्ल के लिए विलेन का हिमांक का मान दे रखा है। अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालना है, हिमांक अवनमन से मोलर द्रव्यमान निकालना है। हिमांक अवनमन से मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए अणुसंख्या गुण धर्म वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, इस तरह से, है ना, डेल्टा TF बराबर KF और मोललता, इस तरह से। तो हमें है ना, मोललता का लिख दो फॉर्मूला यहां, और मोललता का लिखोगे फॉर्मूला, इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास एक, ये है ना, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। M लिख दो, M मोललता यानी मोलिलिटी है, तो KF मोलिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू ऊपर 1000, है ना, बटे नीचे मोलिकुलर मास इंटू सोलवेंट का भार किलोग्राम में जो भी आता है वो, है ना, या ग्राम में जो भी। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इधर करोगे तो M बराबर KF गुणा छोटा W गुणा 1000 बटे डेल्टा TF
और गुणा बड़ा W। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप अणु भार मोलिकुलर मास का मान निकाल सकते हो, आप गुणा बा करके देखना है इसको, ठीक है। इसके बाद देखो इन गैसीय आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब आप पहले इन सब के क्या करोगे, सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। Mn+3 मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है 25, क्रोमियम का 24, वेनेडियम का 23 है ना, और टाइटेनियम का 22, इस तरह से। अब इन सब के आप क्या करोगे, इन सब के लिए आप अब Mn+3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। Mn+3 मतलब 3 निकाल दो, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 22 बचे हैं। 22 कैसे भरोगे, 20 तक तो भरे गए, डी में 1 रह गया। 20 तक तो क्या है, 20 तक कैल्शियम है तो वहां तक भर गया। उसके बाद 21 यानी 1 आ गया, तो इसमें डी में 1 है। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल 1 है। क्रोमियम देखे +3 करोगे, इसका 24 था, 3 निकल गए, ये सॉरी इसमें 25 थे, 3 निकल गए तो 22 रह गए, इसके 2 आ गए। इसमें 24 थे, 3 निकल गए, 1 आ गया। इसके अंदर इसका 23 था, 3 निकल गए, 0 रह गए। इसके अंदर 22 था और 3 निकल गए तो 19 में अब एक खाली, एक रिक्त रह गया। तो अब ये फॉर्मूला लगा दोगे आप, म्यू बराबर √n+2, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैंगनीज के लिए 2 रख दो, यहाँ 2 रख के निकालो 2.72 आ जाएगा। इसका निकालोगे तो 1.72 लगभग आ जाएगा। इसका निकालोगे तो 23 वाले का, इसका 0 आ जाएगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। इसका निकालोगे तो लास्ट वाले में सिंगल 1 तो 1.72 आ जाएगा। सबके लिए चुंबकीय गुण निकालने के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, निकाल के आप गुणा भाग उत्तर निकाल सकते हो। उसके बाद देखो अगला, स्थिर क्वांति मिश्रण व इसके प्रकार को समझाइए। स्थिर क्वांति मिश्रण का मतलब वे मिश्रण जिनको हम प्रभाज्य आसवन से अलग नहीं कर सकते। गर्म को यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते। गर्म करोगे तो एक निश्चित ताप पे दोनों साथ ही बॉइल होंगे, उबलेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। उनको बोलते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण यानी एजोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, निम्न स्थिर क्वांति मिश्रण और उच्च स्थिर क्वांति मिश्रण। उनके एग्जाम्पल वगैरह आप देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अंतरकाशी यौगिक व इसके गुण बताइए। यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब डी ब्लॉक की धातुएं जो है वो क्या करती है, उनके बीच में क्या है, डी ब्लॉक की धातु क्रिस्टलों के बीच में खाली स्थान या स्पेस पाई जाती है। उन स्पेस में छोटे परमाणु घुस करके अंतरकाशी यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, जिससे कि धातु की कठोरता बढ़ जाती है, चालकता भी परिवर्तित हो जाती है। ये इस तरह 2-3 आपको बातें लिखनी है। उसके बाद देखो अगला, एल्कीन के ओजोनी अपघटन की समीकरण लिखिए। एल्कीन के ओजोनी अपघटन की समीकरण में आप इस तरह से एक समीकरण याद रखो, और याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको। इस तरह से एल्कीन, इस पर ओजोन जोड़ दोगे पहले आप। ओजोन कहां जुड़ेगा, जहां डबल बॉन्ड है वहां ओजोन जोड़ दोगे, ऐसे ओजोनाइड बन जाएगा पहले। फिर इसका करोगे आप जिंक ऑक्साइड, ये जिंक चूर्ण की उपस्थिति में इसका तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा ऐसे, इस तरह से। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। अब कौन से एल्कीन काम में लोगे उस पर डिपेंड करेगा कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन बनेगा। फिर देखो अगला, टरथैलिक अम्ल का संरचना सूत्र व यूपीसी नाम लिखिए। टरथैलिक अम्ल इस तरह से बनाते हो, बेंजीन के दोनों तरफ क्या है, COH लगा दें दोनों तरफ, ये टरथैलिक अम्ल है। ये इस तरह से टरथैलिक अम्ल है, जिसका उपयोग किसमें होता है, टरथैलिक अम्ल बनाने का उपयोग किसमें, टेरलिन या डेक्रोन बनाने के अंदर काम में लेते हैं। तो इसका वैसे नाम क्या हो गया, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो, इस तरह से। फिर अगला देखो, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 है ना। नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 किससे बनता है, ये बहुलक है, ये है ना, बहुलक है ना। एक तो ये ग्लाइसिन से बनता है, यूं ग्लाइसिन में इस तरह से, ये ग्लाइसिन है जिसमें 2 कार्बन है, इसलिए नाइलॉन 2 बोलते हैं। नाइलॉन 6 मतलब इसके अंदर फिर कैप्रोइक एसिड है, इसमें क्या है 6 कार्बन है, इस तरह से, इस तरह से 6 कार्बन है। इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का निर्माण होता है। बहुलक में आप याद रखो, कोई पॉलीमर आएगा उसकी यूनिट का नाम जरूर पूछेंगे, कौन सा किससे मिलकर बनता है। तो 5 मेन बहुलक है उनके यहाँ पे, यानी एकलक यानी मोनोमर के नाम आप नाम याद कर लो। PHBV ये क्या है, यानी ये बहुलक जो है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, ये जैव निम्नीकरणीय है यानी बायोडिग्रेडेबल ये पॉलीमर है, और ये आसानी से विघटित हो जाता है। इससे क्या है,
मृदा प्रदूषण या वायु प्रदूषण या कोई प्रदूषण फैलता नहीं, पोल्यूशन नहीं फैलता इससे। और ये किसका पूरा नाम याद रखना आपको, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। पूरा नाम क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। इसका पूरा नाम याद रखना। किससे बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के मिश्रण से क्या बनता है, ये पीएचबीवी का निर्माण होता है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर देखो निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ए व बी का नाम लिखिए। ये है, ये थोड़ा ना इस पे इस तरह से लिखा था, ये थोड़ा चेंज हो गया, यूं क्लोरोबेंजीन लगाया था यूं, ये एल्डिहाइड है ना, प्लस Cl2 और निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में ए क्या बनेगा, तो यहां पर आप मेटा पे लगा देंगे Cl को, क्योंकि एल्डिहाइड समूह जो होता है मेटा दिष्ट कार्य, मेटा डायरेक्टिव होता है, इसलिए Cl को मेटा पे लगाना है ए पे बस। अगला देखो, अगले वाले में CH3CHO जिंक अमलगम है, ये थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया इसमें, ये ZnHG है, ये जिंक अमलगम। ये बी क्या बनेगा, सांद्र, ये सांद्र है, ये HCl, तो बी क्या बनेगा वो देखना है। तो ये क्या है, वोल किस नरपचन है ये, और इससे क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। CHO समूह का परिवर्तन CH3 में हो जाएगा यहां इस तरह से, तो एल्केन यानी एथेन का निर्माण हो जाएगा। अगला क्या है, एथीन के बहुलीकरण में बेंजोइल पेरोक्साइड का क्या योगदान है, क्या करता है बेंजोइल पेरोक्साइड, तो एल्कीन का बहुलीकरण कराते हैं, मुक्त मूलक क्रियाविधि से होता है ये। और मुक्त मूलक क्रियाविधि में अभिक्रिया मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल से स्टार्ट होती है, और फ्री रेडिकल बनाने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड को डाला जाता, तो ये फ्री रेडिकल का निर्माण करता है ये। अगला देखो प्रश्न, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी आप लिख सकते हो, साबुन वाले चैप्टर से है ये लगभग यानी किताब में 478 से कुछ पेज 75 पेज मिलेगा आपको। टिप्पणी, धनायनिक अपमार्जक ऋणायनिक। अपमार्जक के अलग अलग 3 प्रकार, धनायनिक, ऋणायनिक और अनायनिक, है ना। धनायनिक में लोरिल सल्फेट वगैरह है, उनके आपको नाम याद रखने, एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें है ना ट्राई है ना, ये सेंट्रल ट्राई मेथिल ब्रोमाइड वाला जो ऋणायनिक अपमार्जक, उसका आपको संरचना और नाम याद करना है। खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं, 2 खाद्य परिरक्षकों के नाम देखिए। खाद्य परिरक्षक मतलब जो खाने को सड़ने से बचाते हैं यानी खराब होने से बचाते हैं, उनको बोलते हैं खाद्य परिरक्षक। इसके लिए आप तेल काम में लेते हो अधिकतर, है ना, या नींबू का रस काम में ले लेते हैं, या फिर मेन जो एग्जाम में कई बार आता है, ये एक ऐसा एस्टर जो खाद्य परिरक्षक के रूप में काम आता है, तो उसमें किसका नाम आता है, सोडियम बेंजोएट। क्या नाम आता है, सोडियम बेंजोएट नाम याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, सोडियम बेंजोएट, ये आपको नाम याद रखना है, सोडियम बेंजोएट, ये खाद्य परिरक्षक के रूप में काम आता है। अगला देखो, अगला प्रश्न, संक्षारण क्या है, लोहे पर है ना जंग लगने की क्रिया। तो लोहा जो है ना अधिक क्रियाशील धातुएं वायुमंडल की नमी और वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपनी सतह के ऊपर एक ऑक्साइड की परतें बना लेती है, जिससे धीरे धीरे क्या धातु नष्ट होती चली जाती है। इस क्रिया को बोलते धातुओं का संक्षारण कहते हैं। फिर लोहे पर जंग लगने की क्रिया भी लिखनी है आपको, पूरा डायग्राम बना के, पीछे मैंने आपको बताया भी था इस तरह से, बूंद रख के यहाँ Fe है, यहाँ लोहे का संपर्क है, ये वाला भाग है ना, बूंद वाला, ये लोहे वाला भाग एनोड के रूप में काम करता है, बूंद वाला भाग कैथोड के रूप में। इसमें H2O, O2, CO2 दर्शाना है। H2O प्लस CO2 क्रिया करेंगे, H2CO3 बनाएगा, फिर टूटेंगे H प्लस कार्बोनेट के रूप में, H प्लस है वो O2 क्रिया करेगा, फिर वापस H2 बनाएंगे। इस तरह से क्या है पूरी रिएक्शन है इसकी, वो आपको याद रखनी है। फिर द्विवीक लवण, संकुल लवण में क्या अंतर है, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजकों के वाले पार्ट में से। डबल साल्ट जैसे ये फेरस अमोनियम सल्फेट FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट है, या कॉर्नेलाइट है बोलते हो आप, या फिटकड़ी बोलते हो जिसको पोटासियम कहते हैं, ये सारे डबल साल्ट है, मतलब ठोस अवस्था में डबल रहेंगे ये। लेकिन अगर जल मिलाओगे ना, ये जल मिलाते क्या सिंपल साल्ट की तरह इनका पूरी तरह से क्या है आयनाइजेशन यानी आयनन हो जाएगा, अलग अलग क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। इसी प्रकार से सिंपल साल्ट है ये एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार के एनायन, यानी एक प्रकार के टाइन और एक प्रकार के एनायन से मिलकर बनते हैं, ये कौन सिंपल साल्ट। और इनका भी पूरी तरह से क्या जल के अंदर के आयनन हो जाता है। थोड़ी आपको एक दो पॉइंट इनके बारे में लिखनी है जो मैंने आपको पीछे लिखवाए हैं। इसके बाद देखो अगला NH4 NiCN4-2 की VBT से व्याख्या कीजिए। अब इसकी संरचना कैसे बनेगी, Ni को आप लिखो, Ni पे चार्ज +2 आएगा, फिर Ni के लिए +2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, लिख के आप देखो इसमें क्या आएगा, DsP2 संकरण होगा, है ना, संकरण करना, DsP2 संकरण करके फिर आपको आप इसकी वर्गीय संरचना बनानी है। इस तरह से वर्गीय संरचना बना सकते हो, इस तरह से 4 लग जाएंगे CN, इस तरह से वर्गाकार संरचना बन जाएगी। अगला देखो आपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया समझाइए। आपमान जैसे अभिक्रिया का नाम है ना, इस नाम से आप बता सकते हो। आपमान वैज्ञानिक का नाम है ब्रोमोमाइड,
ब्रोमीन प्लस एमाइड, तो यानी एल्किल एमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस क्षार, ये मिलकर क्या बनाएंगे, प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन का निर्माण करेंगे। जैसे CH3CONH2 ले ले, है ना, CH3CONH2 ले ले प्लस ब्रोमीन, है ना, प्लस क्षार, इस तरह से, और रिएक्शन करेंगे तो एक कार्बन कम वाला क्या है, एमीन प्राप्त होता है, यूं CO हट जाएगा यहां से, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। बाकी आगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, H2O निकल जाएगा बाहर, इस तरह से मेन जो है ये हमारा प्राइमरी एमीन बनता है, इसको बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। एमिनो एरोमेटिक एमीन से एलिफेटिक एमीन प्रबल क्षारक होते हैं। कारण क्या है इसका, देखो एरोमेटिक एमीन जो है ना उसमें फिर आप क्या करोगे, इस तरह से लिखना कि एरोमेटिक एमीन जो है ना इसमें यूं संरचना बनानी पड़ेगी आपको, यूं एनिलीन है जैसे ये, तो आप क्या कहोगे, इस तरह से इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो क्या है, बेंजीन वलय में अनुनाद में शामिल हो जाता है। इस तरह से आगे इसकी अनुनादी संरचना बना दोगे आप, यूं इस तरह से डबल बॉन्ड NH2N पे चार्ज क्या आ गया प्लस, और ये बॉन्ड यहां पर माइनस हो गया, ये दो बॉन्ड एज इट इज, इस तरह से। फिर आगे इस माइनस को आगे यहां लाओगे, ये यहां आगे आ जाएगा, चलाते जाओ आगे, आगे संरचना बनानी है ऐसे, तो आप कह दोगे कि एनिलीन में या एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वलय में शामिल हो जाता है, अतः देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, नाइट्रोजन में चार्ज प्लस आता है, इसलिए ये अम्ल के रूप में काम करता है, नहीं कि क्षार के रूप में। तो इसलिए क्षार के रूप में बहुत कम, दुर्बल क्षार के रूप में काम करता है। लेकिन एलिफेटिक एमीन जो होता है ना, RNH2 एलिफेटिक, तो एलिफेटिक में इस तरह से कोई अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनती है। एल्किल समूह जुड़ा है, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो इजीली किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए एलिफेटिक एमीन अधिक क्षारीय होता है किसकी तुलना में, एरोमेटिक एमीन की तुलना में। अगला देखो फ्राइड या फ्रेंडली समतापी वक्र समझाइए। फ्रेंडली बाजू लिखने आपको अलग अलग 3 दाबों पर इसने व्याख्या की है कि निम्न दाब पर अधिशोषण की दर जो है वो क्या है, दाब के समानुपाती होती है। फिर यानी उच्च दाब पर दाब पे निर्भर नहीं करती है। मध्यम दाब पर अधिशोषण की दर क्या होती है, दाब के घात के ऊपर निर्भर करती है, N की पावर पे निर्भर करती है ना। फिर तो आपने मध्यम दाब वाले का एक्सप्लेनेशन करना है, करके उसकी फ्रेंडली समतापी वक्र समीकरण निकालनी है, छोटा सा एक ग्राफ बनाना आप, ठीक है ना, वो वाला आपको कर सकते हो। लेंग्यूमर भी है इसके अंदर, लेंग्यूमर वाला भी आता है। तो एक तो फ्रेंडली समतापी वक्र है अधिशोषण के लिए, एक है लेंग्यूमर समतापी वक्र वाला। तो लेंग्यूमर वाला भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, किस तरह से उसने है ना दो है ना किस प्रकार से अधिशोषण के साथ उसने शोषण को भी काम में लिया, विशोषण को भी काम में लेकर उसने किस प्रकार से समीकरण निकाली है वो आपको याद रखनी है। ब्रेडिंग आर्क विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, नामांक चित्र बनाइए। ब्रेडिंग आर्क विधि मतलब सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है, कॉपर है ना, इनके कोलाइडी विलीन बनाने के लिए इस विधि को काम में लेते हैं। इसको ब्रेडिंग आर्क विधि या इसको विद्युत आर्क क्या बोलते हैं, विद्युत आर्क विधि भी कहा जाता है। इस तरह से है ना, आप क्या करोगे, इस तरह से थोड़ा डायग्राम बना देंगे। जिस धातु का आपको कोलाइडी विलीन बनाना है उसको क्या कर देंगे, इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा के इसके अंदर लगा देते हैं, है ना, और इसके अंदर साथ में KOH भर देते हैं, जल भर दिया, चारों तरफ क्या है हिम मिश्रण को लगा देते हैं, हिम मिश्रण लगा देना, फिर यहां से लाइट पास करते हैं, तेज स्पार्किंग होगी, धातु पिघलेगा, पिघल कर वाष्प बन के इसके अंदर घुलता चला जाएगा। तो जिस धातु का बनाना उसका इलेक्ट्रोड बना के हम कोलाइडी विलीन यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसके लिए ब्रेडिंग आर्क विधि काम में लेते हैं। अगला देखो मिसेल निर्माण क्रिया विधि लिखना है। किस प्रकार साबुन के द्वारा मेलना से क्रिया होती है, साबुन का माइनस वाला भाग कौन सा है, प्लस वाला भाग कौन सा सिर वाला भाग है, पूंछ वाला है, उसको फिर हमें कपड़े के ऊपर है ना किस प्रकार से मेल के ऊपर जोड़ना है, जोड़ने के बाद इसको अलग करके और मेल को साबुन के जो आयन है वो चारों तरफ घेर लेंगे, घेर करके झुंड के समान संरचना बना लेंगे, उसको बोलते हैं मिसेल या माइसेल बोलते हैं, है ना। किस तरह से डायग्राम वगैरह है वो आप इसको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेप्टेन क्या है, ये इसको बोलते वैसे बोलते हैं पेप्टिकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वैसे पेप्टिकरण भी कहते हैं, है ना। तो कोलाइडी विलीन के अंदर आता है पेप्टिकरण, तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ना। हार्डी सुलजे का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से याद करना, हार्डी सुलजे का नियम। और इसमें आर्सेनिक सल्फाइड जो है ना इसके लिए स्कंदन आयनों की उन्नयन क्षमता का क्रम बताइए। तो हार्डी सुलजे का नियम है क्या, किस प्रकार से कोई कोलाइडी विलीन को स्कंदित किया जा सकता है। अगर आपके पास धनावेशित कोलाइडी विलीन उसके अंदर आप माइनस वाले कण डालोगे ना, तो माइनस वाले प्लस वालों को यानी न्यूट्रल करके उसको
कोलाइडिक विलयन को जमा देंगे, यानी वो उसमें कण वाला भाग अलग हो जाएगा और वाटर वाला भाग अलग हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, कोलाइडिक विलयन स्थायी नहीं रहा, स्कंदित हो गया, यानी वो कोगुलेट हो गया। उसके लिए हार्डी-सुलजी ने नियम दिया कि अगर जो आप आयन डाल रहे हो उस आयन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा ना, उतना अधिक क्या करेगा, उसका स्कंदन करता है। और चार्ज अगर आपके पास माइनस वाला आयन है, कोलाइडिक विलयन है, उसके अंदर प्लस वाला डालोगे, प्लस पे चार्ज जितना अधिक होगा उतना अधिक उसकी स्कंदन क्षमता या उन्नयन क्षमता होती है। स्कंदन क्षमता कोगुलेटिंग पावर या हिंदी बोलते हैं उन्नयन क्षमता कहते हैं। तो सल्फाइड जो है ना, ये ऋणावेशित कोलाइडिक विलयन, इसके लिए धनावेशित काम में लेंगे। धनावेशित में फिर आप जिस पे चार्ज सबसे अधिक हो ना, वो यहां लिख दो आप, जैसे एल्यूमिनियम +3, इस तरह से Mg+2, उसके बाद ऐसे Na+, इस तरह से इनकी उन्नयन क्षमता जो जो प्लस चार्ज घटता जाएगा, उन्नयन क्षमता इसकी क्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अगला देखो, निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। स्वार्ट्ज अभिक्रिया लिखनी है एक, तो आपको क्या लिखनी है, एक तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया किस प्रकार से है ना, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड को आप एल्किल फ्लोराइड में चेंज करना है, AgF से क्रिया करवानी है, यानी CH3Br या CH3I की। AgF से धात्विक फ्लोराइड से क्रिया कराओगे AgF से, तो जहां Cl या Br वहां पर F जोड़ देना बस, वो स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाएगी। इस तरह से सेंडमेयर अभिक्रिया है ना, किस प्रकार से है ना, हम एनिलीन से क्या डाइएजोनियम साल्ट प्राप्त कर लेंगे, और डाइएजोनियम साल्ट है उसकी क्या क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया करवा के, या क्यूप्रस हेलाइड कोई भी ले ले, क्यूप्रस क्लोराइड लोगे तो वहां बेंजीन लग जाएगा Cl, क्यूप्रस ब्रोमाइड लोगे Cu2Br2 लोगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड तो वहां Br लग जाएगा, क्यूप्रस आयोडाइड तो यहां ही लग जाएगा। तो मतलब यानी बेंजीन पर क्या है, हेलोजन जुड़ जाएंगे, Br जुड़ जाएगा या फिर Cl जुड़ जाएगा, वो सेंडमेयर अभिक्रिया में आएगा। फिर क्या, एल्किल क्लोराइड में हेलोजन से बंधित परमाणु का संकरण, एल्किल क्लोराइड है ना, उसमें हेलोजन से बंधित कार्बन पर संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा, इस तरह से। एलिल क्लोराइड है, सॉरी इंटर को, ये एल्किल नहीं है, ये एलिल क्लोराइड है, ये इसने थोड़ा एलिल क्लोराइड, ठीक है ना। एलिल क्लोराइड का फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 फिर Cl, ये एलिल क्लोराइड है। यहां हेलोजन वाला कार्बन sp3 संकरण अवस्था में। SN2 अभिक्रिया क्रिया विधि समझाइए। SN2 है ना, किस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दो प्रकार की SN1 SN2। SN अभिक्रिया दो पदों में होती है, कार्बोकेटाइन बनता है, किस तरह से धारण वाली क्षमता रहती है ना, और इनमें फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन में स्थायित्व क्रम 3 2 1 होता है, वो सारा लिखना है इसमें। इस प्रकार से SN2 अभिक्रिया है वो हमेशा एक ही पद में होती है। ट्रांजिशन स्टेट यानी संकरण अवस्था का निर्माण होता है, और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो किस प्रकार से इनमें यानी स्थायित्व क्रम रहेगा, तो आपको 1 2 3 करके वो करना है, दोनों में अंतर आपको करने आनी चाहिए। तो SN1 SN2 ढंग से आपको याद करके जाएंगे, ठीक है ना। क्रियाविधि समझानी है इसकी, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर देखो फिटिंग अभिक्रिया आ गई, फिकेनस्टाइन अभिक्रिया आ गई, इस तरह से। फिटिंग अभिक्रिया में तो यानी वुड्स अभिक्रिया है ना, वुड्स अभिक्रिया में से इस तरह से लिखते हो आप, वुड्स अभिक्रिया RX प्लस दूसरा भी RX और सोडियम है ना, और ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में दोनों R जुड़ जाएंगे। ये तो क्या है, वुड्स अभिक्रिया है। क्या है, वुड्स अभिक्रिया। और अगर यहां RX ना लेकर बेंजीन जोड़ देना यूं इस तरह से, ये बेंजीन लगा दे, इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। बाकी सारा सेम यही रहेगा, दोनों बेंजीन लग जाएंगे यहां, इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। और अगर एक ये ले ले और एक ये ले ले, बाकी आगे वाला रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक यही रहेंगे, तब बेंजीन पर एक R लग जाएगा, उसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग। दोनों मिला दिया तो वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तीनों आप एक जैसी है, तीनों आपको याद रखनी, तीनों एक साथ याद कर सकते हो आप। फिकेनस्टाइन अभिक्रिया है, इसकी आप समीकरण याद कर लेंगे। इसके बाद देखो, बेंजील क्लोराइड में हेलोजन जुड़े हुए परमाणु का संकरण। बेंजील क्लोराइड में हेलोजन पर जुड़ा हुआ कार्बन है, हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन, बेंजील क्लोराइड का फॉर्मूला ये इस तरह से, ये बेंजील क्लोराइड है, एक H और निकाल दें तो क्या हो जाएगा, बेंजील क्लोराइड, एक H और निकाल दें तो बेंजो क्लोराइड हो जाएगा। बेंजील में sp3 है, यहां भी SN1 अभिक्रिया क्रिया विधि, तो SN2 SN1 दोनों आपको याद करनी है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके ऐसे मैंने छोटा सा एक है ना, ये एक आपके ये मॉडल पेपर की तरह है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से आप ध्यान रखें, ए पेपर थोड़ा सोल्व करेंगे साथ में थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद और फिर एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे जो 12th में होने वाले, आपके भाई बहन जो भी जितने भी 12th में होने वाले हो ना,
उनको आप जानकारी दे सकते हो कि आप एक है ना इस तरह से अपना एक ऐप है, इस तरह से क्या नाम है, एएस लर्निंग, है ना। इसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करोगे ना तो यहां इस तरह से ऊपर है ना एक एएस लिखा हुआ आएगा मैरून कलर का, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर है ना 12th क्लास वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग पूरा सिलेबस, टॉपिक, सभी सिलेबस के वीडियोज बिल्कुल साफ साफ, जिसको आप इजीली आराम से देख के आराम से सीख सकते हो। उनके आपको पीडीएफ नोट्स, जितने भी नोट्स है ना चैप्टर वाइज, उनकी फोटोकॉपी साथ मिलेगी। साथ में टेस्ट का मतलब क्वेश्चंस, जो आपकी किताब के पीछे वाले क्वेश्चन वो, किताब के बीच में क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन साथ मिलेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगे, सॉल्यूशन कैसा होगा, कैसे निकाला, उसको निकालने का तरीका वो आपको बोर्ड पे करके दिखाएंगे, तो आपको उसका वीडियो मिलेगा। तो हर चैप्टर वाइज आपको है ना, जितने 16 चैप्टर आपके 12th क्लास में, उन सभी 16 चैप्टर को सिस्टमेटिक है ना लिखा गया, उनकी अलग सिस्टमेटिक वीडियो बनाए गए हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से बोर्ड पे हर चीज लिख लिख के समझाई गई है। तो आपकी जो भाई बहन है, जो आगे आपकी बार 12th में होंगे, जो पढ़ना चाहिए, जो नीट की तैयारी करनी चाहिए, कंपटीशन एग्जाम की आगे तैयारी करनी चाहिए, वो भी इसको ले सकते हैं। तो एएस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करके और इसके ऊपर आप ये वाला कोर्स खरीद सकते हो। और ये कब 1 तारीख के बाद स्टार्ट होगा, अभी इसमें वीडियो चल रहे हैं, एक बार 1 अप्रैल के बाद इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। तब तक आप ऐप डाउनलोड कर लो और फिर आपको ये मिल जाएगा। तो उसको इसके अंदर फ्री वीडियो मिलेंगे, वो भी आप देख के आराम से उसको चेक कर सकते हो किस तरह से कैसे बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद।